हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लुसेंट जीके का आप लोगों का क्रमवार सिलसिले तरीके से हम लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम एक एक शब्द का हर एक शब्द पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं, और इस पर हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक एक शब्द एक एक लाइन पर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमने पिछले वीडियो में ये आप लोगों को यहाँ तक बता दिया था। टॉपिक था हम लोग का सिंधु सभ्यता, जिसमें मैंने ये क्वेश्चन किया था, आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला था। तो इसका जवाब हुआ था कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। तो चलिए इसके बाद की हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए, अब जानते हैं कि पहले हम दोस्तों पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग पढ़ने का प्रयास करें। यहाँ पर आइए दोस्तों, घबराइएगा मत, फिर से हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं दोस्तों कि घबराना नहीं, हम पढ़ेंगे अब, फिर उसके बाद आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों कि मोहनजोदारो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अग्निकुंड यानी यज्ञवेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदारो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चौहंदरों में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहले पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। दोस्तों, पहले हम लोग यहाँ तक समझेंगे, ठीक है। उसके बाद नोट में है, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो पर अगले बार हम समझाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, पहले अब यहाँ से प्रश्न जो बनते हैं आपके पास हम रखते हैं दोस्तों। चलिए तैयार हो जाइए। अब देखिए दोस्तों, पूछा जाए कि मोहनजोदारो, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। पहले का बताइएगा आप लोग। मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो की जो बात कर रहे हैं, मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है बताइए तो। मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है सिंधु भाषा में बताइएगा। पहले बताए थे क्या होगा, मृतकों का क्या होता है, टीला होता है। ठीक है, पीछे बता दिए होंगे। अब देखिए दोस्तों, मोहनजोदारो से ना क्या क्या मिला है बताइए। मोहनजोदारो से क्या मिला है, स्नानागार याद हो जाएगा दोस्तों। मोहनजोदारो से क्या मिला है, स्नानागार, माने स्नान करने के लिए जो घर होते हैं वो स्नानागार होते हैं। ठीक है, संभवतः ये कहता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। दोस्तों, ये संभवतः दिखाया है स्नानागार कि सिंधु सभ्यता की सबसे क्या है, बड़ी इमारत है। ठीक है, सबसे बड़ी क्या है, इमारत है। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की सामान्यतः एक अनुमान लगाया है कि सबसे बड़ी इमारत यही है। ठीक है, इसके मध्य में, इसके बीच में स्थित स्नान कुंड है दोस्तों। इसके बीच में स्थित क्या है, स्नान कुंड है। इसमें नहाने धोने का क्या है, स्नान कुंड है। अब दोस्तों, इस जो कुंड है ना, मोहनजोदारो से आप देखते हैं, मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा स्नानघर यहीं पर मिला है और सबसे बड़ी इमारत है। इस स्नान कुंड में दोस्तों, इसके बीच में कुंड बना हुआ है। ठीक है, इसके बीच में कुंड बना हुआ है जो 11.88 मीटर लंबा है। ठीक है, इस कुंड की लंबाई की बात करें दोस्तों, लंबाई कितनी है, स्नानागार की लंबाई कितनी है, तो 11.88 मीटर है लंबाई। ठीक है, चौड़ाई कितनी है इसकी दोस्तों, चौड़ाई की बात करें तो 7.01 मीटर ये चौड़ा है। ठीक है, इतना मीटर क्या है, ये चौड़ा। तो लंबाई हो गया 11.88 मीटर, चौड़ाई कितनी, 7.01 मीटर। ठीक है,
और इसमें जो गहराई की बात किया है दोस्तों, गहराई वो 2.43 मीटर है। गहराई कितना है? 2.43 मीटर दिया है, ठीक है। तो ये गहराई, तो लंबाई 11.88, चौड़ाई हो जाएगा 7.01 मीटर और गहराई कितना हो जाएगा? 2.43 मीटर, ठीक है। गहराई इतना तो याद हो गया होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो कुंड है ना, स्नान कुंड, ये स्नान कुंड की लंबाई, चौड़ाई और गहराई दिया है, ठीक है। इस स्नान कुंड में दोस्तों उतरने के लिए ना, देखो दोनों तरफ से इसमें स्नान कुंड जैसे बना होगा कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो इधर से मान लो, तो उतरने के लिए यहाँ पर दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनी थी दोस्तों, ठीक है। उतरने के लिए इसमें दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे दोस्तों। यहाँ तो सीढ़ियाँ हैं, चारों तरफ यहाँ पर क्या होंगे? कमरे ऐसे बनाए होंगे, ठीक है। कमरे से बने होंगे दोस्तों, ये लुसेंट कह रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो उतरने के लिए स्नान कुंड में उतरने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ दोनों तरफ से, और चारों बगल से क्या है? कमरे बनाए गए थे, ठीक है। इसमें भरने के लिए दोस्तों ध्यान रखना, इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। इसमें भरने के लिए जो है ना, पानी जो है, पानी की जो जरूरत पड़ती थी वो कहाँ से निकाला जाता था? कुएं से। ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जाएगा कि जो स्नान कुंड है, इसमें स्नान कुंड में इसको भरने के लिए पानी कहाँ से निकाले जाते थे? तो कुएं से निकाले जाते थे, ठीक है। इसका उपयोग निकाला जाता है, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता है। जैसे इसका उपयोग हो जाता था दोस्तों ये कुंड का, तो फिर इसको क्या कर दिया जाता है? खाली कर दिया जाता है, ठीक है। जब जरूरत पड़े तब पानी इसमें भर दो, जब इसका उपयोग हो गया तो फिर इसको खाली कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये सब लुसेंट बता रहे हैं दोस्तों। अच्छा, शायद यहाँ एक बात ये भी खाली गया है, शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते। कहने का अर्थ है दोस्तों, समझिए कि यहाँ पर कोई ना कोई, ये कब होता था ये, कि जब कोई विशिष्ट नागरिक आया, है ना, कोई विशिष्ट नागरिक, चाहे कोई विशेष अवसर हो, है ना, उस अवसरों पर ही ये होता है। ये नहीं कि हमेशा पर डे हमेशा ऐसा करते रहो, ऐसा नहीं कर रहा है। कोई विशेष अवसर पर विशिष्ट नागरिक के लिए ऐसा इसमें व्यवस्था था, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर अग्निकुंड जो है दोस्तों, ध्यान रखना, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? अग्निकुंड सिंधु सभ्यता में पूछा जाए कि अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अग्निकुंड यानी यज्ञ वेदी, कौन सी वेदी? यज्ञ वेदी, ठीक है, यज्ञ वेदी। तो कहाँ से मिला है दोस्तों? तो ये लोथल एवं कालीबंगन से, ध्यान रखना, कहाँ से मिला है? लोथल एवं कालीबंगन से मिला है। कहाँ से? कालीबंगन से मिला है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अग्निकुंड कहाँ से मिला है यज्ञ वेदी के लिए? तो लोथल एवं कालीबंगन से, ठीक है, कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। इसमें ध्यान रखना कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पर शिल माने पत्थर, मोहनजोदड़ो से दोस्तों ध्यान रखना कि एक प्राप्त शिल पर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पर 3 मुख वाले देवता, शिल में समझ रहे हैं ना, शिल पर पत्थर पर 3 मुख वाले, कितने मुख वाले? 3 मुख वाले, 3 मुख वाले देवता, 3 मुख वाले देवता। कौन से देवता थे वो? पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ। कौन सा नाथ है? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, ठीक है, की मूर्ति मिली है। ध्यान रखना, क्या मिली है? मूर्ति मिली है। चलिए, तो आपने क्या देखा कि मोहनजोदड़ो में क्या है? एक शिल था, उस शिल पर यानी पत्थर पर 3 मुख वाले, है ना, देवता की मूर्ति मिली है, ठीक है, वहाँ से। पर उस देवता का नाम क्या रखा गया था? पशुपतिनाथ की मूर्ति, ठीक है। अच्छा, उनके चारों ओर, ये जो मूर्ति था ना, उनके चारों ओर, ठीक है, इनके मूर्ति के, मान लो कि मूर्ति है, ये मूर्ति है, ठीक है। तो इनके चारों तरफ, इधर इधर इधर, चारों तरफ देख रहे हैं ना, चारों तरफ क्या इसमें दिखाया गया है कि मूर्ति के चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। हाथी है, फिर क्या है? गैंडा है, चीता है, फिर क्या है? भैंसा। चारों तरफ ध्यान रखना दोस्तों, पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों तरफ क्या क्या विराजमान थे? हाथी, फिर क्या है? हाथी के बाद गैंडा के बाद क्या मिलेगा आपको? चीता के बाद क्या मिलेगा? भैंसा। ये सब इसमें विराजमान थे दोस्तों, ठीक है। चले, तो यहाँ पर ये चीता है, ये भैंसा है, ये गैंडा है, ये हाथी है। ओके दोस्तों, यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब आइए आपको बताते हैं दोस्तों, ध्यान रखना कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की, ये जो मोहनजोदड़ो है इससे नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, कांस्य मूर्ति, ठीक है। नर्तकी की क्या मिली है? कांस्य मूर्ति मिली है।
बताइए दोस्तों, क्वेश्चन किया जाता है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? क्या जवाब देंगे? मोहनजोदारो से, है ना। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो जवाब क्या हो जाएगा? मोहनजोदारो से। ठीक है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक, हड़प्पा की जो मोहरों है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। ध्यान रखना दोस्तों, श्रृंगी, समझ रहे हैं ना, श्रृंगी पशु का, श्रृंगी पशु का अंकन, श्रृंगी पशु का अंकन। तो पूछा है श्रृंगी पशु का अंकन कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा की मोहरों पर। ठीक है, किसके मोहर पर? हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक श्रृंगी पशु का जो अंकन मिला है ना, हड़प्पा की मोहर पर ही मिला है। ठीक है, अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में, यहीं से एक आयताकार मोहर होगा। ठीक है, आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से, आयताकार मोहर होगा, इसी में स्त्री होगी एक, स्त्री के गर्भ से, ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, निकलता पौधा दिखाया गया। दोस्तों समझिए, पूछा जाएगा कि कहाँ के मोहर था जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे दिखाए गए उस मोहर पर? तो जवाब क्या देंगे आप लोग? बताइए जल्दी से। हड़प्पा की मोहरों पर। किसके मोहर पर? हड़प्पा की मोहर पर। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसको पहले मिटाते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। दोस्तों तो आपने क्या देखा दोस्तों? थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देखते हैं। देखिए देखो, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? स्नानागार, जो कि सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या मिला है? स्नान कुंड मिला है। इसकी लंबाई कितनी है? 11.88 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 7.01 मीटर। गहराई कितनी है? 2.43 मीटर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है? इस स्नाना कुंड में क्या है कि पानी को भरा जाता है। ठीक है, जब जरूरत पड़ती है तो पानी को भर लिया जाता है। कहाँ से भरा जाता है? कुएं से। और फिर उसको क्या कर लिया जाता है? जैसे काम खत्म हो जाता है तो फिर उस पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि यहाँ पर जो स्नान लोग करते हैं, कोई विशेष माने कि विशेष लोग ही करते थे और विशेष अवसर पर करते थे। ठीक है, डेली नहीं करते थे, कुछ विशेष अवसर हुआ करता था। चलिए दोस्तों, इसके बाद आप देखे हैं इसमें अग्निकुंड भी मिला है। तो अग्निकुंड में देखिए यज्ञ वेदी है। कहाँ मिला है? तो अग्निकुंड जो मिला है लोथल एवं कालीबंगन से मिला है। ठीक है, लोथल एवं कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है ना, इसी सभ्यता में उसके पत्थर पर, मोहनजोदड़ो के जो सील है पत्थर, उस पत्थर पर 3 मुख वाले देवता मिले हैं, जिसका नाम है पशुपतिनाथ। ठीक है, क्या नाम है? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिला है। इन मूर्ति के चारों तरफ में क्या क्या लगे हैं? तो हाथी है, गेंडा है, चीता है और भैंस है, चारों तरफ लगे हुए हैं। ठीक है, इसी मोहनजोदड़ो में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मोहनजोदड़ो से ही क्या मिला है कि नर्तकी कांस्य मूर्ति में, नर्तकी के जो है ना, नर्तकी के एक कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है, नर्तकी एक कांस्य मूर्ति मिली है। नर्तकी मैंने जो नाचने वाली, डांस करने वाली होती है, कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझा दिए दोस्तों। अच्छा, अब गौर करिएगा यहाँ पर दोस्तों, श्रृंगी जो पशु है, श्रृंगी पशु का अंकन सबसे अधिक किसके मोहर पर मिलता है? तो हड़प्पा के मोहर पर मिलता है। और हड़प्पा के मोहर पर ही दोस्तों, वहाँ पर एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। तो इतनी सी बातें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे थोड़ा सा हम बात करते हैं इसमें। थोड़ा इसको मिटाते हैं दोस्तों, 1 मिनट। दोस्तों अगर किसी तरह से दिक्कत हो समझने में तो थोड़ा हमको एक बार गाइड कर दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि हम उसको सुधार करें और इस पर हम थोड़ा सा अपना कार्य आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर आप लोग बताइएगा, आगे हैं दोस्तों, मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? क्वेश्चन है अगला, मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? बनाने के कारखाने जो है ना दोस्तों, हम तो लिखते नहीं है ना, आपको पता है ना कि हम लिखते नहीं हैं, आप खुद इसको सुनकर अपने से लिख लीजिएगा, है ना। तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ हैं दोस्तों? कहाँ से मिले हुए हैं? तो लोथल एवं चहुंदरो से। ठीक है, लोथल एवं चहुंदरो में। ठीक है, लोथल एवं चहुंदरो में मिले हैं। ठीक है, चलिए मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? लोथल एवं चहुंदरो में। याद हो गया होगा, मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? लोथल एवं चहुंदरो में। याद हो गया। चलिए दोस्तों आगे है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? ठीक है, ये सिंधु सभ्यता की लिपि जो है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? ठीक है, ये सिंधु सभ्यता की लिपि की बात कर रहा है, लिपि कैसी है? तो जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा हुआ है सवाल। भाव चित्रात्मक। ठीक है, भाव चित्रात्मक है। कैसी है? भाव चित्रात्मक है दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों। चलिए यह लिपि देखिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भाव जो चित्रात्मक लिपि है ना, यह लिपि
दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है दोस्तों, ध्यान रखना, दाईं से मतलब राइट टू लेफ्ट, है ना। यह भाव चित्रात्मक होती है, राइट टू लेफ्ट, यानी इधर से लिखा जाता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये राइट, ये क्या है, लेफ्ट, राइट से कहाँ जाता है, लेफ्ट की तरफ जाते हैं, लिखा जाता है दोस्तों, लिखी जाती थी, ठीक है। इस चित्र में जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, जब अभिलेख मान लो एक से अधिक पंक्ति, जैसे यहाँ पर एक हुआ, यहाँ पर है, एक से अधिक पंक्ति का होता था, ये सब पंक्ति इसको बोलता है दोस्तों, 1 2 3 पंक्ति मैंने खींचा, जब होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं, तो जो फर्स्ट पंक्ति है ना दोस्तों, एक मान हम लिख देते हैं 1 2 3, ये जो फर्स्ट पंक्ति है इसको राइट से, कहाँ से, राइट से, फर्स्ट जो पंक्ति है पहली पंक्ति राइट से कहाँ, लेफ्ट की तरफ इधर जाती है, ठीक है दोस्तों, लेफ्ट की तरफ। और दूसरी पंक्ति जैसे यहाँ पर गया ना, तो दूसरी पंक्ति लेफ्ट से राइट, फिर देखो ये यहाँ से लेफ्ट से राइट अब इधर जाती है दोस्तों, ठीक है। पहले इधर और फिर इधर जब अधिक पंक्ति होती थी और लिखी जाती थी, ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे। चलिए, तो भाव चित्रात्मक आपने देखा कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, और इसमें राइट से कहाँ, लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी। जब पंक्ति ज़्यादा हो जाती थी तो पहली पंक्ति को राइट से लेफ्ट और दूसरी को लेफ्ट से राइट लिखी जाती थी, ठीक है। चलिए, यहाँ तक जितना हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, वहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, डिस्क्राइब कर दिया दोस्तों। अब इसके बाद जो है ना फिर पढ़ेंगे और फिर आप समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए, तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग समझेंगे और क्या क्या क्वेश्चन बनता है फिर देखेंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम दिखाते हैं दोस्तों। ऐसे आप लोग को दिख रहा है या नहीं, दिक्कत हो रहा होगा ना दोस्तों, लगता है कि बुक को घुमाना पड़ेगा हमें। और रंगपुर, यहाँ तक रंगपुर दिख रहा है, यहाँ पर 2-3 लाइन छूट जा रहे हैं दोस्तों नीचे। लेकिन दोस्तों हम पढ़ देंगे, 3 लाइन यहाँ पर छूटा हुआ है, ठीक है, हम पढ़ देंगे और उसके बाद फिर आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ तक हमने कर दिया है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। अब आइए दोस्तों नोट में कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधस वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। आगे हम पढ़े दोस्तों, शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, हम पढ़ देते हैं। सुतकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सेंधव कालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। और लास्ट है दोस्तों, इसमें पढ़ते हैं, तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। दोस्तों ये आप लोगों को शायद नहीं दिखा होगा, माफ करिएगा। तब तक हम सिर्फ पढ़ते हैं दोस्तों, अब हम समझाते हैं तो आपको मालूम चलेगा, ठीक है। आइए दोस्तों, यहाँ पर हम अब प्रश्न करते हैं, देखिएगा दोस्तों। तो मैंने बता दिया कि आप लोगों को कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, लिपि कैसी थी दोस्तों। तो इसमें आपको बताया है कि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक में कैसी होती है, किधर से किधर लिखी जाती है, समझा दिया। पहले राइट टू लेफ्ट, और जब पंक्तियों की संख्या होगी तो पहली पंक्ति को राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। आइए, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी, प्रश्न है दोस्तों। लेखन कला की, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने की, ठीक है, उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता बतानी है। पहली सभ्यता, उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो कौन सी थी, तो जवाब देना है सुमेरिया। कौन सी थी, सुमेरिया। कौन सी थी, सुमेरिया की सभ्यता थी, ठीक है, सुमेरिया की सभ्यता थी। अगला है क्वेश्चन, बताइएगा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने, ध्यान रखना दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ग्रिड पद्धति किसने अपनाई, ग्रिड पद्धति किसने अपनाई, तो जवाब देंगे सिंधु सभ्यता ने। कौन सी सभ्यता ने, सिंधु सभ्यता ने ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ना, वो ग्रिड पद्धति अपनाए थे लोग, ठीक है। किसके लिए अपनाए थे, तो नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए। ग्रिड पद्धति किसके लिए अपनाई गई थी, नगरों तथा घरों के
विन्यास के लिए, ठीक है, घरों के विन्यास के लिए अपनाई गई थी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपने देखा कि लेखन कला की, जो मैंने कहा लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी, कि सुमेरिया की सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता जो है ग्रिड पद्धति कौन सी सभ्यता अपनाई, तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने अपनाई, और किस लिए अपनाई थी, तो वहाँ के नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए अपनाई थी, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता में क्या बताया जाता है कि घर के जो दरवाजे थे ना, दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलते थे, ध्यान रखना इसमें इंपॉर्टेंट है, सड़क की ओर नहीं खुलते थे, ठीक है। दरवाजे क्या कहा, खिड़की और दरवाजे, खिड़की और दरवाजे, ठीक है, दरवाजे किधर नहीं खुलते थे, सड़क की ओर, किस सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं खुलते थे, ना खुलकर किधर खुलते थे, अब बताओ, जब खिड़की या दरवाजा सड़क की ओर नहीं खुलते थे तो अंदाज करो किधर खुलेगा, तो देखिए यहाँ पर पिछवाड़े की तरफ खुलते थे, ठीक है ना। घर के जो दरवाजा था उस दरवाजे के ठीक पीछे यानी पिछवाड़े की तरफ खुलते थे, पिछवाड़े की तरफ, ठीक है, खिड़की और दरवाजे खुलते थे। लेकिन यहाँ पे एक बात बताया है कि केवल लोथल नगर के, ध्यान देना दोस्तों, ये लोथल नगर के घरों के दरवाजे, लोथल नगर के घरों के जो दरवाजे थे, घरों के दरवाजे जो थे, ठीक है, दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है, समझ गए होंगे। तो बताइए, आपने देखा पूछा जाए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ किस नगर के जो घर थे, किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, तो सिंधु सभ्यता में बताना है, तो क्या हो जाएगा जवाब, लोथल, ठीक है, लोथल। अच्छा अब यहाँ पर सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल जो था ना वो क्या था, ध्यान रखना दोस्तों हम बात बता रहे हैं कि लुसेंट ही सिर्फ बात कर रहे हैं हम, है ना, लुसेंट की ही बात कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी, तो दोस्तों ये थी गेहूँ, क्या थी, गेहूँ और जौ, ठीक है दोस्तों, जौ, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, गेहूँ और जौ। अच्छा सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे दोस्तों, ध्यान रखना, जो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो मिठास के लिए जैसे कि मिठास लगे तो उसके लिए किसका प्रयोग करते थे, तो वो लोग शहद का प्रयोग करते थे, ठीक है, किसका, शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे, ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, मिट्टी से बने हल का जो साक्ष्य है कहाँ से मिला है, क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो आप लोग, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य, ठीक है, बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो जवाब हो जाएगा दोस्तों बनमाली से, कहाँ से, बनमाली से, ध्यान रखना बनमाली से मिला है दोस्तों, बनमाली से मिला है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, बनमाली से मिला है दोस्तों, याद हो जाएगा, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, बनमाली से मिला है, ठीक है, बनमाली से मिला है। अच्छा दोस्तों ये बताना आप लोग कि चावल के दाने कहाँ से मिले हैं, चावल के दाने, ये देखिए दोस्तों, आपने तो देखा सिंधु सभ्यता के प्रमुख फसल जो है गेहूं और जौ है, पर चावल के दाने कहाँ से मिले हैं, चावल के दाने कहाँ से मिले हैं दोस्तों सिंधु सभ्यता में, तो ध्यान देना रंगपुर एवं लोथल से, कहाँ से, रंगपुर एवं लोथल से, रंगपुर एवं लोथल से, याद हो जाएगा दोस्तों, रंगपुर एवं लोथल से। लोथल आप समझ रहे हैं कि इसका दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ खुला मिलते हैं, ठीक है, इसका दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ खुले मिले थे। चलिए तो रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनमें ध्यान रखना दोस्तों, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है, और इसी से मालूम चलता है कि वहाँ पर धान की खेती होती है, किसकी खेती होती है, धान की खेती का प्रमाण भी मिल जाता है। और ध्यान रखना कि चावल का जो प्रथम साक्ष्य जो मिला है ना दोस्तों, चावल का प्रथम साक्ष्य माने फर्स्ट साक्ष्य वो लोथल से ही मिला है, कहाँ से मिला है, लोथल से ही मिला है, याद रह जाएगा दोस्तों, चावल का जो प्रथम साक्ष्य है कहाँ से मिला है, तो लोथल से ही मिला है। चलिए दोस्तों अच्छा, सुतकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, यहाँ से ही देखो दोस्तों, लोथल से, यहाँ पर देखो दोस्तों कि सुतकोत, देखो दोस्तों लिख देते हैं, सुतकोतदा कालीबंगन सुतकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से, ठीक है, ध्यान रखना आप, एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, माने सिंधु सभ्यता के जो घोड़े थे ना उसके अस्थि पंजर मिला है, क्या मिला है, अस्थि पंजर मिला है,
अस्थि पंजर मिला है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा कट जा रहा होगा इधर, तो माफ़ करिएगा, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है। हम इधर लिख देते हैं दोस्तों, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। चावल के दाने कहाँ से मिले हैं दोस्तों? रंगपुर एवं लोथल से। ठीक है दोस्तों, रंगपुर एवं कहाँ से मिले हैं? लोथल से। रंगपुर एवं लोथल से बोल दिए दोस्तों, यहाँ पर रंगपुर एवं लोथल से। अच्छा, धान, इससे मालूम चलता है कि यहाँ पर धान की खेती होती है। और सबसे पहला जो साक्ष्य मिला है ना दोस्तों चावल का, वो कहाँ से मिला है? लोथल से ही मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है? लोथल से। दोस्तों सुन लीजिएगा, चूँकि लिखावट पर मेरे ध्यान मत दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर लोथल से ही मिला है। अच्छा, अब दोस्तों हम बताते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के घोड़े के अस्थि पंजर हैं, वो सब के सब कहाँ से मिले हैं? तो सुतकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से ही मिला है। ठीक है, वहाँ पर मिले हैं। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ है इसमें कि तौल की इकाई संभवतः, तौल की इकाई, किसकी इकाई? तौल की इकाई की बात करें दोस्तों, इकाई संभवतः कहाँ से मिले हैं? तो संभवतः 16 के अनुपात में थी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कहाँ से नहीं, तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। किसके अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।